नमस्कार। आज हमारे पास समाजशास्त्र से जुड़े कुछ स्रोत हैं जो भारतीय चिंतन परंपरा को दिखाते हैं। हाँ, और ये स्रोत धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, अनुभव इन सब पर आधारित है ना? बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर कुछ खास विचारों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि धर्म, वर्ण व्यवस्था। हाँ, धर्म, वर्ण व्यवस्था, परिवार और विवाह। देखते हैं कि ये स्रोत इन पर क्या कहते हैं और ये भारतीय समाज के बारे में क्या बताते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले धर्म और दर्शन। स्रोत कहते हैं कि ये भारतीय चिंतन का केंद्र है। हाँ, और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा या कर्मकांड नहीं है। सही कहा, ये जीवन जीने का एक तरीका है, एक नैतिक गाइडलाइन, अपने कर्तव्यों को पूरा करना। इसका मतलब ये धारण करने योग्य। हाँ, और देखिए 4 पुरुषार्थों में भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म सबसे पहले है। वेद, उपनिषद, गीता, मनुस्मृति, इन सब में इसकी बात है। और गीता वाली बात कि बिना फल की चिंता किए अपना काम करो, वो मानवीय आचरण का सार बताया गया है। बिल्कुल, मतलब धर्म यहाँ सिर्फ निजी आस्था नहीं है। स्रोत इसे एक सामाजिक व्यवस्था, एक नैतिक बैलेंस बनाए रखने वाला सिद्धांत मानते हैं। एक तरह से कर्तव्यों का ढांचा जो व्यक्ति को समाज से जोड़ता है। हाँ, सही। और इसी कर्तव्य वाले विचार से शायद वर्ण व्यवस्था भी जुड़ी है। स्रोत कहते हैं कि प्राचीन समाज में ये एक तरीका था सामाजिक तालमेल और काम के बंटवारे का। हाँ, कार्य विभाजन, 4 वर्णों का जिक्र मिलता है। ब्राह्मण, जिनका काम ज्ञान और शिक्षा से जुड़ा था। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ वगैरह। फिर क्षत्रिय, रक्षा और शासन। हाँ, राज्य चलाना, न्याय करना। वैश्य, जो व्यापार और कृषि देखते थे, अर्थव्यवस्था संभालते थे। हाँ, और फिर शूद्र, जिनका काम सेवा और शिल्प का बताया गया है। हाँ, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि स्रोत ये भी मानते हैं कि भले ही शुरुआत में इसका मकसद काम का बंटवारा और व्यवस्था बनाना रहा हो, समय के साथ इसमें दिक्कतें आईं। हाँ, विकृतियां आईं जो बाद में सामाजिक ऊंच नीच का कारण बनी। सही कहा। तो स्रोत इसे एक फंक्शनल सिस्टम की तरह दिखाते हैं शुरुआत में, पर इसके बाद के नेगेटिव पहलुओं को भी मानते हैं। हाँ, मतलब एक संतुलित नजरिया पेश करते हैं स्रोत। बिल्कुल। अच्छा, वर्ण के बाद आते हैं परिवार पर। इसे समाज की बहुत जरूरी इकाई माना गया है। हाँ, वैदिक काल का उदाहरण भी है। स्नातकों को शादी करके गृहस्थ बनने की सलाह। हाँ, कहते थे कि व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए जरूरी है। एक कल्पना भी है ना कि पति पत्नी नदी के 2 किनारे हैं, जिनके बीच जीवन बहता है। हाँ, महाभारत जैसे ग्रंथों में भी आदर्श परिवार कैसा हो ये बताया गया है। तो परिवार सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक निरंतरता के लिए भी जरूरी था। अगली पीढ़ी तक मूल्य पहुंचाने का जरिया। एक तरह से पहली पाठशाला। हाँ, कह सकते हैं। और परिवार की बुनियाद है विवाह। हिंदू विवाह को तो एक संस्कार माना गया है, खासकर उत्तर वैदिक काल से, जब गृहस्थ आश्रम का महत्व बढ़ा। मनु ने भी कहा है कि सब प्राणी एक दूसरे के सहारे जीते हैं। विवाह इसी का एक रूप है। इसके उद्देश्य भी बताए गए हैं। धर्म का पालन करना मतलब सामाजिक कर्तव्य निभाना, संतान उत्पत्ति। हाँ, और काम मतलब इच्छाओं की पूर्ति से मोक्ष की ओर बढ़ना। इसमें वो सप्तपदी जैसे संस्कार भी होते हैं। 7 फेरे, अग्नि के चारों ओर, स्थायी संबंध का प्रतीक। हाँ, और स्रोत कुछ विशेषताएं भी बताते हैं, जैसे एक पत्नीत्रु का आदर्श। और विवाह में कुल, गोत्र, वर्ण का ध्यान रखना और इसे एक अटूट बंधन मानना। तो अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो विवाह सिर्फ 2 लोगों का मिलना नहीं था। नहीं, ये सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला एक पिलर था। हाँ, व्यक्ति को समाज से जोड़ता था, कर्तव्यों से जोड़ता था। तो इन सब बातों से क्या समझ आता है? यही कि भारतीय चिंतन परंपरा बहुत गहरी है, बहुत परतें हैं इसमें। हाँ, दर्शन, धर्म, समाज, नैतिकता, संस्कृति सब आपस में जुड़े हुए हैं। आज हमने धर्म, वर्ण, परिवार, विवाह, इन कुछ खास पहलुओं पर बात की जो स्रोत बताते हैं। और स्रोत ये भी कहते हैं कि ये परंपराएं भारत की पहचान का हिस्सा हैं। इन्होंने दुनिया को जीवन दर्शन के सिद्धांत भी दिए हैं। हाँ, पर आज के समय में, आज के बदलते समय में इन्हें समझना, इनका मूल्यांकन करना जरूरी है, आज के नजरिए से। बिल्कुल। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि स्रोतों ने भी माना कि वर्ण व्यवस्था जैसी कुछ चीजें समय के साथ बदली, बिगड़ी, तो आज के समाज में इन प्राचीन विचारों की क्या जगह है? क्या उन्हें वैसे ही देखा जाए या उन्हें आज के हिसाब से एक नई तरह से समझने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।